एम्स में ऑल इंडिया रैंक 3rd के साथ एकमात्र सिलेक्शन। ब्रेन मास्टर्स क्लासेस है MPCG का नंबर 1 मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। रत्न हाउस, होटल सयाजी, इंदौर। होटल एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, भंवरकुआ चौराहा, मेन रोड, इंदौर। विधायक गुप्ता प्रकरण में पुलिस का यू टर्न, IG का बयान, गुप्ता को दी क्लीन चिट, माना हुई द्वेषपूर्ण कार्रवाई। विधायक सुदर्शन गुप्ता के समर्थन में साधु संतों ने पकड़ा मैदान, मलारगंज थाने का किया घेराव। गुप्ता के खिलाफ प्रकरण वापस लेने में जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की मांग, अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने का भी किया प्रयास। रक्षाबंधन का उत्साह चरम पर, बाजारों में उमड़ी भीड़, बहनें कर रही राखी और मिठाई की खरीदारी तो भाई भी तलाश रहे बहनों के लिए उपयोगी गिफ्ट आइटम। पीपली बाजार में धमाके के साथ उड़ी डीपी, 2 वाहन जलकर हुए खाक, क्षेत्र में मची अफरा तफरी, व्यापारियों की तत्परता से बड़ा हादसा टला। और सिंधिया सहित MPC की 20 सदस्यों की सदस्यता शून्य होने के मामले ने पकड़ा तूल। MPC के पदाधिकारियों ने साधा मंत्री विजय वर्गीय पर निशाना, कहा मामला गंदी राजनीति से प्रेरित। मनोज परमार गोलीकांड में सुदर्शन गुप्ता और उनके 3 साथियों को 307 में आरोपी बनाने के बाद पुलिस ने अचानक यू टर्न लिया है और विधायक सुदर्शन गुप्ता को क्लीन चिट दे दी। IG अनुराधा शंकर ने माना कि मामले में गुप्ता की संलिप्तता नजर नहीं आती। IG ने माना कि विधायक पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई हुई है। किसके इशारे पर कार्रवाई हुई, इस बात को IG ने जांच का विषय बताया। RSS के कार्यकर्ता और साधु संत सुदर्शन गुप्ता, छोटू मित्तल, गोपाल गोयल और विपिन गांधी पर दर्ज हुए प्रकरण को लेकर एक तरफ थाने का घेराव कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ IG अनुराधा शंकर ने बयान जारी कर विधायक सुदर्शन गुप्ता को क्लीन चिट दे दी। IG ने कहा कि तेज गति से की गई प्रारंभिक जांच, वीडियो और बयानों से पता चलता है कि विधायक का घटना से कोई संबंध नहीं है। वहीं IG ने यह भी साफ कर दिया कि सुदर्शन गुप्ता पर दर्ज प्रकरण द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, मगर IG अनुराधा शंकर ने यह साफ नहीं किया कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई किस ओर से की गई। उन्होंने इसे जाँच का विषय बताया। मनोज परमार नामक एक व्यक्ति ने को गोली लगी, उनके साथी उनको लेकर अस्पताल गए और अस्पताल में उन्होंने डॉक्टर के समक्ष, डॉक्टर ने उनका बयान लिखा और लिखकर जो हमारे स्थानीय पुलिस अधिकारी थे उस समय थाने के, उनको उन्होंने, डॉक्टर ने वह तहरीर दी और वहाँ एक देहाती नालिशी कायम हुई, जिसके आधार पर बाद में अपराध कायम हुआ। उसमें आगे जो विवेचना, विशेष करके चूँकि आयोजन सार्वजनिक था और खुले स्थान पर था जहाँ पर बहुत सारे वीडियोग्राफी या वीडियो कैमरे वगैरह भी थे, तो वहाँ पर उसकी विवेचना करने के लिए इन चीज़ों का भी अवलोकन करने को निर्देशित किया गया। और उनके अवलोकन से ऐसा लगता है कि माननीय विधायक तो उस समय उस घटनास्थल पर नहीं थे, दूर थे और मंच पर थे, सबको दिख भी रहे थे। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं दूर ऐसी जगह थे जहाँ लोगों को दिख नहीं रहे थे, स्पष्टतः वो दिख रहे थे। आप लोगों ने भी जो कवरेज मीडिया ने भी की है उसमें वो अलग दिख रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि द्वेषवश उनका नाम इसमें डाला गया है। जो फरियादी हैं जिनको गोली लगी है, वो आपराधिक पृष्ठभूमि उनकी रही है और उनके खिलाफ पुलिस ने कई बार कायम किए हैं मामले, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उनके खिलाफ ज़िला बदर भी पेश किया गया है, जिसकी स्वीकृति अभी पेंडिंग है। इस प्रकरण में बहुत ही शीघ्र तीव्रता से जांच की जा रही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक के प्रति यदि कहीं ऐसे संभावना लगती है कि झूठा आरोप लगा है तो उसकी जांच करना पुलिस का कर्तव्य है और उसमें शीघ्रातिशीघ्र हम निर्णय आपको करके और बता सकें।
पुलिस कंट्रोल रूम पर एक अन्य प्रेस वार्ता में एएसपी राकेश सिंह ने माना कि विधायक और उनके साथी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। इसी बिना पर विधायक और उनके साथियों को जांच से बाहर कर दिया गया है। क्लीन चिट को लेकर दिए गए आईजी और एएसपी के बयानों में असमानता भी नजर आई। एएसपी ने मामले में खास बिंदुओं पर जांच की बात कही। ऐसे पटा 6 पे दिखाया जाए तो पटा 6 पर हम लोग जो है परसों रात से जो लगातार जांच की जा रही है। कल रात तक हमने सभी लोगों को बता भी दिया था, जिनने भी जानने की कोशिश किया था, कि हमारी जांच जो है सही दिशा में जा रही थी और सही दिशा में जा रही है। और जो जांच और जो घटनास्थल है, घटनास्थल में जिस प्रकार की भीड़ थी, जिस प्रकार से लोग इकट्ठे थे और इस जुलूस को लेकर जितनी भीड़ इकट्ठा रहती है, ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी दर्शा रही थी कि वहाँ पे कोई व्यक्ति किसी को चाटा मार के भी वहाँ से नहीं जा सकता। गोली मारना तो बहुत दूर की बात है। गोली मारना, वो भी गोली मारने की जैसा उसमें FIR दर्ज कराई गई कि इन्होंने ललकारा और उसको गोली मार दो, इस टाइप की चीज़ें तो बिल्कुल वहाँ पर संभव ही नहीं है। फिर भी उसने किन परिस्थितियों में उसको गोली लगी, किसकी गोली लगी और उसने किन कारणों से इन लोगों का नाम आरोपित किया, ये अलग मुद्दा है। लेकिन हमारे लिए सबसे प्रमुख बात यह रही कि मौके के किसी भी साक्षी ने, किसी भी व्यक्ति ने मौके पर इनकी होने की ही पुष्टि नहीं की, और जब ये व्यक्ति उपस्थित नहीं थे वहाँ पे मौके पर, तो इन्होंने अपराध घटित नहीं किया। और ये जो भूतेश्वर बाबा का जो जुलूस चल रहा था, इसमें कई स्थानों पर इन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर स्वागत भी किया था संतों के साथ रह के। तो ऐसे जुलूस को खराब करने या बिगाड़ने का भी कोई ऐसा प्रमाण अपने सामने नहीं आया है। और हमारी जो भी जांच हुई है, और कल तक की जांच में ही स्पष्ट हो गया था कि ये लोग घटना में शामिल नहीं थे। इस कारण से हम इस बिंदु पर जांच कर रहे हैं कि जो उसको गोली लगी है, एक तो उसका डायरेक्शन डाउनवर्थ है, तिरछे नीचे तिरछे में है, जबकि FIR है कि सामने से आए और चिल्लाए और क्या गोली मार दो। तो सामने से अगर कोई चिल्ला के गोली मारने का था तो स्पष्ट है कि सामने वाले किसी वाइटल पार्ट पर लगनी चाहिए, न कि कमर में पिछली साइड में लगनी चाहिए। विधायक पर प्रकरण दर्ज होने के बाद अब पुलिस पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में आ गई है और मनोज परमार पर मामला दर्ज करने की बात तक कह रही है। एसपी राकेश सिंह और आईजी अनंता शंकर ने भले ही विधायक को क्लीन चिट दे दी हो, मगर मामला दर्ज करने में की गई जल्दबाजी और क्लीन चिट देने को लेकर उनसे पूछे गए कुछ तीखे सवालों को वे टाल गए। विधायक सुदर्शन गुप्ता और उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज 307 के मामले में बुधवार को भी मलारगंज थाने का घेराव हुआ। इस बार मोर्चा संघ के नेता और साधु संतों ने संभाला है। आरएसएस के नेता व साधु संत सुबह से मलारगंज थाने के बाहर पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की जिद किए बैठे थे। प्रदर्शनकारियों ने रिपोर्ट लिखने से मना करने पर थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घेराव का नेतृत्व कर रहे साधु संत विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने के साथ ही दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस बार मोर्चा संघ के नेताओं और साधु संतों ने संभाला है। आरएसएस के नेता और साधु संत सुबह से मल्हारगंज थाने के बाहर पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की जिद पर बैठे थे। प्रदर्शनकारियों ने रिपोर्ट लिखने से मना करने पर थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घेराव का नेतृत्व कर रहे साधु संत विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने के साथ ही दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सुदर्शन गुप्ता के पक्ष में बुधवार सुबह लक्ष्मण दास महाराज के नेतृत्व में संत और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मल्हारगंज थाने के बाहर मोर्चा संभाल लिया था। पुलिस ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, मगर मामला तब थोड़ा बिगड़ा जब थाने पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने थाने में घुसकर एसडीएम चंद्रमौली शुक्ला के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने की रिपोर्ट लिखवाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि जब पुलिस किसी गुंडे के कहने पर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है तो उनकी शिकायत पर चंद्रमौली शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा सकती। आरएसएस के वकील रमाकांत शर्मा ने बताया कि जब वे रिपोर्ट लिखाने थाने गए तो अंदर एएसआई सिसोदिया ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी। वहीं कमिश्नर प्रभात पाराशर के खिलाफ भी तुकोगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। जब यहाँ पर ये आंदोलन चल रहा था तो चंद्रमौली शुक्ला जी के द्वारा कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिसबिहेव किया गया, उनको धमकी वगैरह दी गई थी। उसके खिलाफ हम यहाँ पर अभद्र व्यवहार और दुर्व्यवहार और धमकी देने के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। और जब हम रिपोर्ट दर्ज कराने यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो एसआई मिस्टर सिसोदिया, उनके द्वारा यहाँ पर कम से कम 15 लोग अंदर खड़े थे। उन सबके सामने कहा कि मेरे को वर्दी की परवाह नहीं है, मैं गोली मार दूंगा, आप हंगामा मत करिए। इस तरह का व्यवहार थाने के अंदर किया गया, जो बहुत ही मतलब शर्मनाक है। मतलब
नहीं, कोई नाम नहीं बदल रहे हैं। प्रभात पारासर जी के द्वारा रीगल चौराहे के वहाँ की गई थी, जिसकी रिपोर्ट जो है सुकोगंज थाने में की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसका जुरिडिक्शन नहीं बनता है। यहाँ जिन अधिकारी ने की है उनके खिलाफ यहाँ की जाएगी। कार्यकर्ता रिपोर्ट नहीं लिखने की बात से आक्रामक मुद्रा में आ गए थे। उसी दौरान उनकी थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों और सीएसपी शैलेंद्र सिंह चौहान से तीखी बहस भी हुई। कार्यकर्ता पूरे समय थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कार्यकर्ता अपने नारों में कभी पुलिस को कोस रहे थे तो कभी मनोज परमार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। आरएसएस कार्यकर्ताओं का मोर्चा प्रिंसिपाल टोंगिया ने संभाल रखा था। वहीं संतों का नेतृत्व लक्ष्मण दास महाराज के हाथों में था। नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारी सीएसपी शैलेंद्र सिंह चौहान को सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे। पुलिस मल्हारगंज ने थाने के घेराव की पहले से ही सूचना होने की वजह से माकूल इंतजाम कर रखे थे, मगर पूरे समय पुलिस के आला अधिकारी नदारद रहे। सीएसपी शैलेंद्र सिंह चौहान भी कुछ देर के लिए थाने पहुंचे, मगर प्रदर्शन से दूर ही रहे। एक गुंडे की शिकायत पर सत्ता पक्ष के विधायक के खिलाफ 307 का मामला दर्ज होना, विधायक के समर्थन में नेताओं का एकजुट होना और फिर पुलिस का विधायक को क्लीन चिट देना, ये पूरा वाकया सुनियोजित साजिश है या राजनीति का नया रूप, इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। चर्चाएं तो वाकये के साथ जारी ही रहेंगी, मगर इस पूरे वाकये में राजनीति की जो तस्वीर सामने आ रही है वह जरूर न सिर्फ चिंतनीय बल्कि आने वाले समय में घातक होगी। धार्मिक यात्रा में यात्रा संयोजक को गोली लगने और उसमें विधायक सुदर्शन गुप्ता व संघ के शहर प्रमुख गोपाल गोयल के खिलाफ मुकदमा दायर होने के घटनाक्रम ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। सबसे पहला और सीधा सवाल जो कि सांसद भी उठा चुकी हैं कि शिकायत लिखने के नाम पर आम जनता को जूते रगड़वाने वाली पुलिस इतनी मुस्तैद कैसे हो गई कि आखिर एक गुंडे की शिकायत पर सत्ताधारी दल के विधायक के खिलाफ 307 में मामला दर्ज कर ले। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। पुलिस की इतनी तो मजाल नहीं कि वो सत्ता पक्ष के विधायक के खिलाफ यूं ही मामला दर्ज कर ले। पुलिस पर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के पीछे पुलिस पर न सिर्फ दबाव था बल्कि भारी दबाव था। पुलिस भी जानती थी कि अगर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया तो बवाल तो मचना ही है। बावजूद मामला दर्ज करना साबित करता है कि पुलिस भारी दबाव में थी। उधर चर्चा है कि गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराने को लेकर भाजपा के 2 विधायकों के भारी दबाव की बात भी आईजी ने कही है, और अगर ऐसा है तो साफ जाहिर है कि वर्चस्व की लड़ाई में एक गुट विशेष ने जंग का बिगुल फूंक दिया है और वो इसी लाइन पर काम कर रहा है कि युद्ध में सब जायज होता है। इतना ही नहीं, आईजी ने गुप्ता पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई किए जाने की बात कहकर भी कई संकेत दिए हैं। विधायक सुदर्शन गुप्ता ने भी इशारों ही इशारों में यात्रा के पोस्टर से मौजूद नेताओं को गुंडों का संरक्षक बताकर निशाना साध दिया है। दरअसल गुप्ता क्षेत्र 1 के शांत और लोकप्रिय विधायक माने जाते हैं और उन्हें व्यापारी वर्ग का खासा समर्थन प्राप्त है। एक नंबर की राजनीति में गुप्ता का किला भेद पाना अब विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लिहाजा इस तरह के दांव पेच चलकर गुप्ता को उलझाने का प्रयास किया गया। गौरतलब है कि घटना के वक्त मनोज परमार के साथ विधायक मेंदोला और जिराती भी थे, जो कि घटना के बाद से ऐसे गायब हुए कि नजर ही नहीं आए। वैसे भी मनोज परमार को 2 नंबरी गुट का समर्थन प्राप्त है और वह अपने आप को जल प्रकोष्ठ का पदाधिकारी भी बताता रहा है। गुप्ता के इशारे पर गौर करें तो मामले में विपक्षी दल ने नहीं बल्कि अपनों ने ही अपनों की जड़ें काटने की कोशिश की है, और अगर ऐसा है तो राजनीति का ये नया चेहरा बहुत ही घातक है और ये चेहरा आने वाले दिनों में कहीं शहर की राजनीति में लाल रंग ना घोल दे। गुट के वर्चस्व और शहर में दबदबे की लड़ाई ने शहर की राजनीति के बिहारीकरण के हालात तो पैदा कर ही दिए हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज होते ही पार्टी के अन्य नेता जहां उनके समर्थन में खड़े नजर आए, वहीं संघ के शहर प्रमुख गोपाल गोयल का नाम आने से संघ भी सक्रिय हो गया है। संघ और पार्टी के साथ ने सुदर्शन को और मजबूत कर दिया। इस मामले में कांग्रेस भी सुदर्शन के साथ खड़ी नजर आई और ये बात साफ हो गई कि भले ही विचारधारा अलग हो, भले ही एक दूसरे के पूरक हो, मगर जनप्रतिनिधियों के हितों की बात पर सब साथ साथ है।
वैसे भी अब ये मामला पार्टी फोरम तक पहुंच गया है और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में प्रकरण से जुड़ी और भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आए। इस मामले से तो पार्टी निपटेंगी, मगर इस पूरे घटनाक्रम ने आम जनमानस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस का रवैया, गुंडों को नेताओं का संरक्षण और अब राजनीति के बदलते मायने से लोग अब और आशंकित हो उठे हैं और शहर में दिन पर दिन उनमें सुरक्षा की भावना कम होती जा रही है। बहरहाल हालात नहीं बदले तो कोई बड़ी बात नहीं कि शांत और सभ्य कहलाने वाला शहर राजनीति का एक नया इतिहास लिख दे। बीटीवी न्यूज के लिए अभिलाष शुक्ला की रिपोर्ट। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रक्षाबंधन त्योहार के नजदीक आते ही बाजारों में बहनों की भीड़ बढ़ती जा रही है। चहल पहल बढ़ने से व्यापारियों में भी खुशी का माहौल है। रंग बिरंगी राखियों से सजे बाजार में बड़े और बच्चों के लिए विभिन्न वैरायटी में राखियों से बाजार सजे हैं। रक्षाबंधन त्योहार के पास आते ही बाजारों में रक्षा सूत्र खरीदने वाली बहनों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही अच्छी ग्राहकी और बाजारों में रौनक का इंतजार कर रहे व्यापारियों के चेहरों पर अब भी खुशी दिखाई देने लगी है। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन को लेकर दुकानों पर भी रंग बिरंगी आकर्षित करती नई नई वैरायटी की राखियां सबको लुभा रही हैं। इस बार बाजार में बच्चों के लिए जहां लाइटिंग, एंग्री बर्ड्स, छोटा भीम, हैरी पॉटर, मिक्की, डोनाल्ड सहित हवा वाली राखी मौजूद है, वहीं भैया भाभी पैटर्न में फैंसी आइटम, जरदोजी, हैदराबादी मोती और कुंदन से जड़ी हुई राखियां अपनी ओर बहनों को आकर्षित कर रही हैं। दुकानदार के अनुसार बारिश का ग्राहकी पर खासा प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि बारिश के बाद ग्राहकी बढ़ी है। हालांकि महंगाई के चलते ग्राहक महंगी राखियां नहीं खरीद रहे हैं। बारिश आने से ग्राहकी तो चल ही रही है जैसे जैसे, और अभी सबसे ज़्यादा नग वाली आइटम चल रही है। नग में ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बच्चों में लाइट वाली ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बड़ों के लिए डोरियाँ ज़्यादा चल रही है। आजकल क्या है, चिपकी हुई राखी ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए डोरी ज़्यादा चलती है। डोरी में नग वाली और बच्चों में लाइट वाली ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस थोड़ा ये इसकी वजह से, महंगाई की वजह से थोड़ा सा रेट का लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा है, इसलिए सस्ती राखियाँ ज़्यादा चल रही है। अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने आई बहनें भी नई नई वैरायटी देखकर खुश हैं। कोई छोटे भाइयों के लिए लाइटिंग वाली राखी खरीद रही हैं, तो किसी बहन को रंग बिरंगी राखी लुभा रही है। सारी भाई बहनों का मेन त्यौहार रहता है, कॉस्टली भी बहुत है इस बार की राखियाँ। मज़ा तो बहुत आ रहा है खरीदारी करने में, लेकिन बारिश के कारण थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो गया। बच्चों के उनके हिसाब से ले रहे हैं राखी, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे राखी लेने के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर राखी मिली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बारिश भी हो रही है, ऐसे मौसम में आए हैं तो और ही अच्छा लग रहा है। वहीं राखी के अलावा नारियल की खरीदारी भी जोरों पर है। भाइयों को देने के लिए बहनें राखी के साथ साथ नारियल भी खरीद रही हैं। हालांकि ग्राहकी के समय बारिश होने से जरूर व्यापार कुछ देर के लिए प्रभावित हो जाता है, लेकिन बारिश के थमते ही बहनों की भीड़ बाजार में दोबारा दिखाई देने लगती है। स्नेह और प्यार का त्योहार हो तो भला रिश्तों में मिठास घोलती मिठाई से कैसे दूर रहा जा सकता है। रक्षाबंधन की तैयारियों को लेकर लोगों की भीड़ मिठाई की दुकानों पर लगने लगी है। हर रिश्ते और त्योहार में मिठास घोलती मिठाइयों का अपना अलग ही महत्व है। भले ही बाजार में मिठाइयों के साथ चॉकलेट्स का क्रेज बढ़ा है, लेकिन मिठाई के बिना त्योहार मनाना किसी भी परिवार के लिए संभव नहीं है। रक्षाबंधन के लिए मिष्ठान की दुकानों पर आकर्षक पैकिंग में मिठाइयां ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिन्हें खरीदने के लिए दुकानों पर खासी भीड़ लगने लगी है। कोई अपने परिवार के लिए तो कोई अपने मायके में ले जाने के लिए मिठाई खरीद रहा है। ग्राहकों का मानना है कि भले ही चॉकलेट्स का त्योहारों में क्रेज बढ़ा है, लेकिन मिठाई की बात ही अलग है।
मैं अपनी सिस्टर के लिए और हमारी वाइफ ने अपने ब्रदर्स के लिए सारी स्वीट्स और हमेशा जनरली हम सब फैमिली, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ की फैमिली हम लोग साथ में मिलकर इस तरह का त्यौहार करते हैं। घेवर इंदौर में बहुत फेमस है, तो घेवर है। इसके अलावा हम लोग सारी बंगाली मिठाई वगैरह यूज़ करते हैं। उसके अलावा अभी भैया ने से बोला कि बंगाली मिठाई परसों के लिए लेके रहे हैं, तो कल ही लेके जाइएगा। और इंदौर में सभी तरह की मिठाइयाँ स्पेशली घेवर यूज़ में होते हैं। नहीं देखिए, मैं जैसे मेरे मायके जा रही हूँ, खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगता है ना। कुछ मीठा जैसे टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स एंड ऑल सभी कुछ मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। नहीं ऐसा कुछ घर में बड़े जो भी हैं वो चॉकलेट्स प्रेफर नहीं करते, वो मिठाइयाँ ही प्रेफर करते हैं। बच्चों के लिए आप ज़रूर चॉकलेट्स लेके जा सकते हैं। मिठाई विक्रेता के अनुसार त्योहार को देखते हुए हर वैरायटी और दाम में ग्राहकों के लिए मिठाई मौजूद है। इन्हें रूटीन भाव ही चल रहा है, कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई भाव में। और घी की मिठाइयाँ लोग डिमांड कर रहे हैं, काजू बादाम की कर रहे हैं। और शुगर फ्री मिठाई भी हमने बनाई है, उसकी भी डिमांड है, लोग वो भी चाव से ले जा रहे हैं। बहने भाइयों के लिए जो मीठा नहीं खाते हैं उनके लिए शुगर फ्री मिठाइयाँ हैं। हमारे निगाह में तो जो मिठाई का एक रिवाज है, भारतीय संस्कृति है, वो बराबर बरकरार है। आज की तारीख में 300 रुपये से लेके 1100 रुपये, 1200 रुपये तक की रेंज की मिठाई हैं। मिठाइयों में मावे की और घी की मिठाइयाँ 300 से 350 रुपये, काजू बादाम की मिठाइयाँ 600 से 800 रुपये, रोस्टेड मिठाइयाँ 1000 रुपये, पिस्ते की मिठाइयाँ 1600 रुपये और शुगर फ्री मिठाइयाँ 800 रुपये में उपलब्ध हैं, जिनकी खरीदी अभी से ग्राहकों ने शुरू कर दी है। रक्षाबंधन के त्योहार के लिए बहनों की खरीदारी जहां लगभग पूरी हो चुकी है, वहीं बहनों को राखी पर मनचाहा गिफ्ट देने के लिए अब भाइयों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इस पर्व के लिए गिफ्ट की दुकानों पर भी कई आकर्षक गिफ्ट और ग्रीटिंग कार्ड्स उपलब्ध हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें जहां भाई को राखी बांधकर अपनी रक्षा करने का वचन लेती हैं, वहीं भाई भी वचन के साथ बहनों को पूजा की थाली में उपहार स्वरूप बदले में कुछ न कुछ देता है। हालांकि बदलते वक्त में अब गिफ्ट का खासा क्रेज बढ़ गया है। युवा हो या बड़े, हर कोई बहनों को रक्षाबंधन पर मनचाहा और सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता है। बहनों को भी इस दिन का खासा इंतजार रहता है। इसी कड़ी में गिफ्ट शॉप पर भी कई आकर्षक गिफ्ट्स और ग्रीटिंग कार्ड्स भाई बहनों के लिए उपलब्ध हैं, जिनकी खरीदी जोरों पर है। गिफ्ट शॉप पर बहनों के लिए चॉकलेट्स, आकर्षक ज्वेलरी, कॉफी मग, ग्रीटिंग कार्ड्स, शो पीस, टेडी बियर सहित कई आकर्षक गिफ्ट मौजूद हैं। त्योहार के मद्देनजर इन गिफ्ट आइटम की खासी ग्राहकी देखी जा रही है। गिफ्ट खरीदने आए भाइयों ने बताया कि बहनों को गिफ्ट का खासा इंतजार है। वो भी चाहते हैं कि बहनों को कुछ अच्छा और उपयोगी गिफ्ट याद के रूप में दिया जाए। कोशिश कर रहे हैं क्या अच्छे से अच्छा दे सके, उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे, चूज़ करने में लगे हुए। बड़ी बहन है मेरी, उनको देना चाह रहा हूँ कि जो अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल दे सकूँ और जिसमें उनको पूर्णतः संतुष्टि रहे। वो बहुत मना कर रही हैं कि मेरे को कुछ मत लाओ, बट मैं चाह रहा हूँ ऐसा कुछ ले जा पाऊँ जो सरप्राइज़ रहे। त्यौहार होता है, वो भाई बहनों का त्यौहार होता है, तो अपनी बहनों ने तो हमारी सब राखियाँ खरीद ली है। अब हमारी बारी है उनके लिए कुछ खरीदने का, जैसे कि वो टेडी बेयर है बड़ा सा, उनको बहुत पसंद आता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उनके बहुत काम आएगी, कुछ ऐसे ही देने की सोच। वहीं दुकानदार के अनुसार भाई बहन के त्योहार के लिए दूसरे प्रदेश और देश में भेजने के लिए कम वजन वाले ग्रीटिंग कार्ड मौजूद हैं। इसके अलावा अलग अलग रेंज में आकर्षक तोहफे मौजूद हैं, जिन्हें भाइयों द्वारा खासा पसंद किया जा रहा है। जैसे कि हर साल होती है, इस तरह से इस साल भी राखी ग्रीटिंग्स और राखियों की काफ़ी डिमांड है। काफ़ी पहले से, महीने डेढ़ महीने पहले से कार्ड्स वगैरह बिकना शुरू हो गए थे। काफ़ी डिज़ाइंस आए हुए हैं कंपनी से राखियों में, स्पेशली चॉकलेट पैक्स भी आए हुए हैं, गिफ्ट्स भी आए हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और आ रहे हैं। ज्वेलरीज में ले रहे हैं, रिस्ट वॉचेस में ले जाते हैं, और जनरल शो पीसेस वगैरह में कॉफ़ी मग्स हैं और चॉकलेट पैक्स वगैरह हैं। ये सारे गिफ्ट्स भाई खरीद रहे हैं बहनों के लिए। बहरहाल अब भाइयों को जहां राखी बंधवाने का बेसब्री से इंतजार है, वहीं बहनें भी सरप्राइज गिफ्ट मिलने का इंतजार कर रही हैं। इंटरनेट ने आज दुनिया को ग्लोबल से लोकल कर दिया है। जहां देखिए बस इंटरनेट का जादू बोल रहा है। ऐसे में भला तीज त्योहार भी इससे अछूते क्यों रहे। राखी जैसे भावुक त्योहार पर बहनें अपने भाइयों को ई राखी भेज रही हैं। बहनों का कहना है कि इससे भाई कम से कम उनकी भावनाओं को तो समझ ही सकता है। हालांकि कुछ युवतियों का मानना है कि राखी वही जो आमने सामने मनाई जाए। बंधन का त्योहार राखी।
भाई और बहन के लिए आने वाले इस त्योहार पर जब बहना अपने भैया की कलाई पर राखी की अटूट डोर बांधती है तो मानो दुनिया के सारे रिश्ते इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। भाई बहन आमने सामने राखी मनाएं, इससे बड़ी खुशी कुछ और नहीं होती। लेकिन अगर भाई किसी वजह से बहना के पास ना आ पाए तो बहन मन छोटा कर लेती है और ऐसे में इंटरनेट उन बहनों के लिए संजीवनी का काम करता है। इंटरनेट पर राखी का माहौल भी देखने लायक है। जो बहनें अपने भाइयों के पास नहीं जा पा रही वे इंटरनेट के माध्यम से राखी का त्योहार मना रहे हैं। इंटरनेट पर तमाम ऐसी साइट हैं जो ई राखी की सुविधा दे रही हैं। इस बारे में युवतियों का भी कुछ ऐसा ही मानना है। जी राखी तो वैसे भी ऐसा त्यौहार है जिसमें भाई के साथ रहना ही बहुत बड़ी बात होती है और वो भी हमेशा वही चाहता है। मैं खुद रायपुर से हूँ लेकिन मैं कल जाऊँगी अपने घर पे अपने भाई को राखी बांधने। हाँ, लेकिन इंटरनेट पे भी राखी भेजना एक सही वे रहता है कि मेरे भाई को भी खुशी मिल जाएगी कि मेरी तरफ से उसके पास राखी आई है और उसके कारण मुझे भी खुशी होगी कि वो खुश है। तो एक इंटरनेट से भी मेरे लिए इजी हो जाएगा कि मैं भाई तक अपनी राखियाँ पहुँचा पाऊँगी। आज के टाइम पे जो इंटरनेट के थ्रू हम राखी एंड ऑल ये सब सेलिब्रेट करते हैं इसमें ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो भाई बहन बहुत दूर हैं, लाइक भाई अब्रॉड है और सिस्टर वहाँ जा नहीं सकती या भाई नहीं आ सकता, तो उनके लिए ये हेल्पफुल है कि नेट के थ्रू राखी भेज दी जाती है ये ऑल। बट देन टू माई पर्सनल फीलिंग इज़ कि जो साथ में सामने बैठकर राखी बांधी जाती है उसमें जो प्यार होता है इंटरनेट के थ्रू जाने वाली राखियों में वो नहीं होता है। बट फिर भी उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए वही बहुत बड़ी चीज़ है कि वो राखी पे एक दूसरे को राखी भेज सकते हैं, राखी बंधवा सकते हैं। इंटरनेट पर राखी भेजने से भाई को भी खुशी मिलती है कि कम से कम कंप्यूटर ही सही लेकिन बहना ने दूर देश से उसे याद तो किया। शायद ये सोचकर आजकल इंटरनेट पर त्योहार मनाने का फैशन चल पड़ा है। नन्हे मुन्ने हाथों ने पहले सुंदर राखी बनाई और फिर उसे प्रथम पूज्य श्री गणेश को अर्पण की। बच्चों ने ईश्वर को राखी बांधते वक्त शहर में अमन, चैन, बेटियों की रक्षा व अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना भी की। इंदौर के प्रसिद्ध बड़ा गणपति मंदिर में मौजूद श्री गणेश का जप करते ये बच्चे हैं डिवाइन स्कूल के। इन बच्चों ने 3 फीट की खास राखी बनाई है। राखी में गणपति पुत्र लाभ शुभ आमोद प्रमोद के साथ दुर्वा को भी समाहित किया गया है। राखी बनाने का मकसद बताते हुए स्कूल की शिक्षिका ने बताया कि बच्चों ने श्री गणेश को राखी चढ़ाने के बाद शहर में अमन, चैन, बेटियों की रक्षा व अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर नन्हे बच्चों ने भी अपने अच्छे अंकों से पास होने की प्रार्थना श्री गणेश से की। राखी पर अक्सर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन इंदौर के एक मॉल के बाहर एक गाय ने लोगों को राखी बांध उसे बचाने की अपील की। बुधवार को इंदौर के टीआई मॉल के बाहर ये नज़ारा था गौ माता द्वारा लोगों को राखी बांधे जाने का। दरअसल विश्व स्तर की एक संस्था पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पीटा ने यह आयोजन किया था, जिसमें एक गाय का चोला पहने महिला द्वारा आने जाने वालों को राखी बांधी जा रही थी। राखी बांधने के पीछे मकसद भी गाय की रक्षा करना था। इस आयोजन के लिए खासतौर पर मुंबई से पीटा की कैंपेन असिस्टेंट चानी सिंह का कहना है। इस आयोजन के लिए खासतौर पर मुंबई से आई पीटा की कैंपेन असिस्टेंट चानी सिंह का कहना था कि लोग चमड़े के उत्पाद खरीदकर जानवरों पर अनजाने में अत्याचार कर रहे हैं, जबकि लोग अगर चमड़े से बनी उपयोगी चीज़ों का बहिष्कार करें तो ये कई जानवरों को कटने से बचाया जा सकता है। चानी सिंह ने और भी कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। आज का हम लोग का प्रदर्शन जो है रक्षाबंधन पे ये भाइयों को राखी बांध के ये गाय यही संदेश दे रही है कि प्रोटेक्ट करें गायों को, जानवरों को, और चमड़ा ना इस्तेमाल करें। आजकल चमड़े के बहुत से ऑल्टरनेट मार्केट में आ गए, इजीली अवेलेबल हैं, जो कि चीप भी हैं, लोगों के पॉकेट के अनुसार भी हैं, और हम लोग वो सारी वस्तुएं इस्तेमाल करें, ना कि लेदर। गौरतलब है कि भारत में गाय, भैंस और अन्य जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल होता है और चमड़े से उत्पाद बनाए जाते हैं। इसका संस्था विरोध करती है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
राखी का त्योहार गुरुवार को है, लेकिन शहर का खाद्य विभाग उदासीन बैठा है। शहर में त्योहार के मद्देनजर जमकर मावा और मिठाइयों की बिक्री जारी है, लेकिन विभाग ने एक भी बड़ी कार्रवाई मिठाई और मावा व्यापारियों पर नहीं की है और न ही विभाग ने अभी तक एक बार भी भारी मात्रा में दूषित मावा जब्त करने में कोई सफलता हासिल की है। ऐसी स्थिति में शहर के बाजारों में अच्छे मावे के साथ दूषित मावा भी धोखे से बेचा जा रहा है, जो किसी के भी स्वास्थ्य पर बुरा असर डालकर त्योहार खराब कर सकता है। आकर्षक और खूबसूरत सी दिखने वाली ये मिठाइयां राखी के त्योहार में बाजार की रौनक बढ़ा रही हैं, जिसको देखकर किसी का भी दिल ललचा सकता है। लेकिन खूबसूरत सी दिखने वाली यह स्वादिष्ट मिठाइयां दूषित मावे की भी बनी हो सकती हैं। गौरतलब है कि राखी और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर इंदौर के आसपास के शहरों और प्रदेशों से बासी, पुराने और दूषित मावे की आवक होती है, जिन पर खाद्य विभाग समय समय पर कार्रवाई भी करता है। लेकिन इस त्योहारी माहौल में विभाग ने अभी तक एक भी बड़ी कार्रवाई नहीं की, जबकि दीपावली के समय शहर में सैकड़ों क्विंटल दूषित मावा जब्त होता आया है। खाद्य विभाग और खाद्य एवं औषधि विभाग के उदासीन रवैये की वजह से बाजार में अच्छे मावे के साथ दूषित मावा भी धोखे से बिक रहा है, जो अपने जायके से किसी के भी स्वास्थ्य का हाल बेहाल कर सकता है। जब इस बारे में विभाग के अधिकारियों मनीष स्वामी से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि विभाग द्वारा पिछले 1 महीने से लगातार मिठाई और मावा व्यापारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जो त्योहारी सीजन को देखते हुए आगे भी जारी रहेगी। जहां तक बाहर से मावा आने की बात है तो विभाग के अधिकारियों ने नियमित चेकिंग कर ट्रैवल संचालकों को भी हिदायत दी कि वह जो मावा भिंड, मुरैना या अन्य किसी शहर से लाते हैं तो उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। वहीं बाहर से मावा लाने की अभी तक उनको एक भी शिकायत विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस बार जो है हमने काफ़ी वॉच किया है। हमारे अधिकारी जो है रेगुलर जो ट्रेवल्स पे उन्होंने विजिट किया हुआ है। ट्रेवल्स वालों के साथ मीटिंग हुई हमारी और उनको समझाया कि आपको जो है जो बाहर से मावा आता है, यदि आप लाते हैं तो उसके लाइसेंस होना चाहिए आपके पास फूड का। तो इस बार जो है इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि बाहर से मावा आया हो, जो भिंड मुरैना का या बाहर से आता था दूषित मावा। इस बार कोई इस प्रकार की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। मावा व्यापारी भी दबी जबान में स्वीकारते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में बड़ा पुराना और बासी मावा इस सीजन में मिठाइयों के रूप में आसानी से निकल जाता है। हालांकि लगातार दूषित मावे की खबरें मीडिया में आने के बाद ग्राहक तो जागरूक हो गया है, इसलिए वह मावा खरीदते समय खास ध्यान रखता है। व्यापारी बताते हैं कि इन दिनों मावे की आवक रतलाम और प्रदेश के आसपास के शहरों से हो रही है, जिनके दाम भी त्योहार की वजह से बढ़े हैं। लेकिन अधिकारियों की तरफदारी करते हुए उनका कहना है कि इंदौर में खराब मावा नहीं आ रहा है। हमारी सोच के अंदर इंदौर शहर के अंदर खराब मावा आता ही नहीं है। यहाँ प्रशासन हमेशा सशक्त रहता है, सैंपल लिए जाते हैं, जांच होती रहती है और फिर भी कहीं बाहर से मावा आके डायरेक्ट बाहर के शहरों में चला जाता है। इंदौर शहर में आके तो खराब मावा नहीं बिकता है। बहरहाल जिम्मेदार अधिकारियों और व्यापारियों के बीच गहरी साठगांठ के चलते गुपचुप तरीके से दूषित मावा तो कोल्ड स्टोरेज के जरिए शहर पहुंच रहा है, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होना वाजिब है। लेकिन आप भी राखी पर मिठाई या मावा खरीदते समय सावधान हो जाइए, ताकि आप शहर में बिकने वाले दूषित मावे और मिठाई का शिकार न हो पाए। दिल्ली के साथ साथ इंदौर में भी पिछले 8 दिनों से लगातार अनशन कर रहे अन्ना समर्थकों का स्वास्थ्य अब बिगड़ते जा रहा है। डॉक्टर्स ने भी उन्हें उनकी बिगड़ती हालत से अवगत करा दिया है, लेकिन अन्ना समर्थक अब भी जोश से भरे हुए हैं। अपनी आगामी रणनीति के तहत अब अन्ना समर्थक शहर में निवासरत तीनों सांसदों के घर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। कृष्णपुरा छतरी पर 25 जुलाई से अनशन पर बैठे 5 अन्ना समर्थकों का स्वास्थ्य अब बिगड़ने लगा है। हालांकि कमी न जोश में आई और न ही जज्बे में। पिछले 8 दिनों के दरमियान 5 अनशनकारियों का वजन 5 से 10 किलो तक घट चुका है, जो एक बुरा संकेत है। डॉक्टर्स ने अनशनकारियों को चेता दिया है कि अब अनशन जारी रखने से उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। वहीं दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर अब अन्ना समर्थक इंदौर में निवासरत तीनों सांसद सुमित्रा महाजन, सज्जन सिंह वर्मा और प्रेमचंद गुड्डू के घर पहुंचकर प्रदर्शन करने वाले हैं। बुधवार को भी अन्ना समर्थकों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर जाकर अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल सहित सभी अनशनकारियों के अच्छे स्वास्थ्य और केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की। बुधवार को पीपली बाजार इलाके में डीपी में धमाकों के बाद आग लग गई। अचानक लगी आग से पीपली बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर सड़क किनारे खड़े 2 वाहन जल गए। व्यापारियों की तत्परता से बड़ा हादसा होने से टल गया। बुधवार दोपहर पीपली बाजार मेन रोड पर लगी डीपी में अचानक आग से सड़क से गुजर रहे लोग और व्यापारी सकते में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 4 बजे अचानक डीपी में धमाकों के बाद आग लग गई, जिससे बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। काफी देर तक धमाकों के साथ डीपी में आग धधकती रही।
व्यवसायी दीपक जैन ने बताया कि जहां डीपी में आग जल रही थी वहीं नीचे कई 2 पहिया वाहन भी खड़े थे, जिन्हें एक एक कर हटाया गया। फिर भी वहां खड़े 2 वाहन आग में जलने से क्षतिग्रस्त हो गए। एकदम से इधर रोड के लिए काम हो रहे थे, इसके अंदर 3-4-5 दिन से ना शॉर्ट सर्किट हो रहा था। इसमें कंप्लेंट करी भी है सब। इसके पहले 15-10 दिन पहले आए भी थे, सुधार के गए थे। उसके बाद वापस से भी शॉर्ट सर्किट होने लग गए थे। इसमें गाड़ी वाली भी जली, गाड़ी भी जली, एक्टिवा जली भी है। ये दादा ने गाड़ी निकाली। डीपी में लगी आग को फायर कर्मियों ने बुझाया। आग की वजह से पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई थी, जिससे एमपीबी के कर्मचारियों ने तुरंत ही लाइन बाईपास कर चालू कर दिया था। एमपीसीए के चुनाव की तारीख घोषित होते ही विवादों की शुरुआत भी हो चुकी है। रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी द्वारा एमपीसीए के 20 सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का मामला गर्माते जा रहा है और अब पूरे मामले पर एमपीसीए के पदाधिकारी उद्योग मंत्री पर उंगली उठाते हुए इसे गंदी राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। बुधवार को एमपीसीए के पदाधिकारी और निष्कासित सदस्यों ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मंत्री पर कई तरह के गंभीर आरोप जड़ दिए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद सिंधिया के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने में कोई बाधा नहीं है। एमपीसीए के चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद यह खबर आई कि रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी ने एमपीसीए के 20 सदस्यों की सदस्यता शून्य घोषित कर दी। अपनी सदस्यता शून्य होते ही एमपीसीए के सदस्यों ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि मंत्री अपने विभाग के माध्यम से यह कार्रवाई ऐन वक्त पर करवाकर चुनाव में सिंधिया पैनल के वोट कम करना चाहते हैं। उन्होंने इस घटनाक्रम को गैर संवैधानिक भी बताया। एमपीसीए के चेयरमैन एमके भार्गव ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह एमपीसीए पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए उनके इशारे पर इस तरह की गैर संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अब वह पूरे मामले पर कानूनी सलाह लेकर विकल्प तलाश रहे हैं। असंवैधानिक और अवैध रूप से रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हमारे 20 सदस्यों की सदस्यता कल शून्य घोषित कर दी है। जो उन्होंने हमको लेटर दिया है उसमें लिखा गया है कि लीलाधर पालीवाल ने जो शिकायत की थी उसके आधार पर 20 सदस्यों की सदस्यता शून्य करी जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीलाधर पालीवाल ने सिर्फ 16 लोगों की मेंबरशिप पे सवाल उठाया था, लेकिन रजिस्ट्रार ने अपने मन मर्जी से 4 लोगों को उसमें और इंक्लूड किया और उनकी भी सदस्यता समाप्त कर दी। इसमें 2 सदस्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नरेंद्र हिरवानी और कादिर अहमद 2008-2009 में सदस्य बनाए गए थे। पिछली इलेक्शन में उन्होंने वोटिंग भी किया था, उसके बाद भी न जाने क्यों कॉन्स्टिट्यूशन का अपने अनुसार इंटरप्रिटेशन करके उन्होंने उनकी भी सदस्यता समाप्त कर दी। ये सारा खेल जो है उद्योग मंत्री जो इसके इंचार्ज हैं उनके इशारे पे किया जा रहा है, क्योंकि वो पिछला चुनाव लड़े थे, उसमें पराजित हुए थे और इस समय भी वो ये इलेक्शन लड़ने की तैयारी है और उसी के तहत वो चाहते हैं कि जितने हमारे सदस्य कम किए जा सकें वो कम कर दें और इसी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये सब कार्यवाही की जा रही है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अमय खुरासिया ने कहा कि बिना नोटिस दिए और 2 साल बाद सदस्यता समाप्ति का फैसला क्यों, उन्होंने इसे खेल की हत्या बताया। कारण यह है कि जैसे आपने पूछा सर कि जो भी हुआ है, जो लंबित है फर्म सोसाइटी का, मैं किस से हुआ, इट इज वर्ड कॉल्ड ऑडी अल्ट्रम पार्टी, इट्स अ लॉफुल वर्ड। इसका मतलब होता है प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस। अगर मुझे आपको किसी संस्था से निष्कासित करना है तो सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि मैं आपको बोलने का मौका दूँ, आपकी पेशी है या आपके पास एक नोटिस है। अगर मेरे पास नोटिस आता तो मैं आपको बताता हूँ बस नोटिस आया है। मुझे आज खबर अखबार के साथ मिलती है और कल रात को सदस्यों द्वारा पता चलता है कि मेरा निष्कासन है। अब क्यों हुआ है यह मुझे नहीं मालूम और मेरा निष्कासन 2 साल बाद क्यों हुआ है यह भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं 2 साल से मध्य प्रदेश एसोसिएशन का सदस्य हूँ, AGM अटेंड कर चुका हूँ और सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करता हूँ। तो 2 साल बाद मेरा निष्कासन क्यों हुआ या मुझे नहीं मालूम। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं यह मेरी समझ से परे है, क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, मैं चीज़ें नहीं जानता हूँ। पर मैं इतना जानता हूँ कि द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा संविधान बोलता है वह यह है कि आपके पास नेचुरल जस्टिस होना चाहिए और वह आपका जन्मजात अधिकार है। और मैं यह कहूँगा खेल की हत्या कर रही है। तो मुझे क्यों हटाया गया यह मुझे आज भी समझ में नहीं।
उन्होंने कहा कि 1 माह पहले मुख्यमंत्री ने मेरा सम्मान करते हुए मुझे प्रदेश का गौरव बताया था और अब मेरी सदस्यता शून्य की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वो मेरा सम्मान था या यह मेरा सम्मान। आपको याद होगा पिछले 1 महीने पूर्व जब आईटीसी ने एक फंक्शन किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फॉर्चून लैंडमार्क में मुझे सम्मानित किया था। हालांकि इस प्रोग्राम में मैं उपस्थित नहीं हो पाया था, मैं इंदौर से बाहर था। मुझे सम्मान राशि देके उन्होंने यह बोला था कि ये मध्य प्रदेश के गौरव है और इनको सम्मानित किया गया था मुझे। और 1 महीने पूर्व में मध्य प्रदेश का गौरव था और 1 महीने के बाद मेरी सदस्यता को शून्य किया जाता है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरा असली सम्मान था, ये मेरा असली सम्मान है। एमपीसी के अशोक कुमुट ने भी सदस्यता समाप्त करने के मामले में सवाल उठाया कि सदस्यता समाप्ति के लिए यह समय क्यों चुना। रजिस्ट्रार ने 4 महीने पहले जवाब क्यों नहीं दिया और ये टाइमिंग क्यों चुना और डिप्टी रजिस्ट्रार के माध्यम से क्यों नोटिस दिया कि ये तो 4 महीने पहले की बात है। जब 4 महीने पहले उन्होंने हमको नोटिस दिया, हमने उसका जवाब दे दिया। तब 4 महीने तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि उनको मालूम था कि अगस्त में चुनाव होने वाले हैं। तो इन मौके पर इंटेंशनली मिलाफाइड इंटेंशन से दुर्भावना के तहत ये कार्य किया गया है। हमारा निवेदन ये है। सदस्यता शून्य किए जाने के फैसले पर पूर्व टेस्ट क्रिकेटर नरेंद्र हिरवानी ने भी अपनी प्रतिक्रिया श्रीलंका से फोन के माध्यम से जाहिर की। उन्होंने भी इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बाद भी सिंधिया के चुनाव लड़ने में कोई बाधा नहीं है। फिर भी अब खेल के मैदान में राजनीति का दंगल शुरू हो गया है। अब तो इस तरह के दांव पेच और नूरा कुश्तियों के आयोजन तो एमपीसी के एरिना में लगभग रोज ही होते रहेंगे। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भारतीय संचार निगम लिमिटेड की लोक अदालत बुधवार को लक्ष्मीबाई अनाज मंडी स्थित विभाग के कार्यालय पर आयोजित की गई। हालांकि शहर के मध्य बीएसएनएल के बड़े बड़े दफ्तर होने के बावजूद शहर के कोने में आयोजित की गई इस लोक अदालत में शिकायत करने वालों का टोटा पड़ा रहा। बीएसएनएल की खराब सर्विस पर चिल्लाने वाले उपभोक्ता लोक अदालत से नदारद रहे। टेलीफोन अदालत लगाए हुए अधिकारी अकेले बैठे रहे, लेकिन शिकायतकर्ता के नाम पर सिर्फ 2 लोग ही पहुंचे, जिन्होंने अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। शहर के मध्य बीएसएनएल के बड़े बड़े दफ्तर होने के बावजूद शहर के कोने में टेलीफोन अदालत लगाना भी उपभोक्ता की उदासीनता का एक बड़ा कारण रहा। पिछले अदालत में ये निर्णय लिया गया था, एक हमारे उपभोक्ता हैं उनके रिक्वेस्ट पे हम लोग यहाँ पे आए हैं केयूएम में, कृषि उपज मंडी एक्सचेंज में, पर अभी तक कोई भी उपभोक्ता जो है अपनी शिकायतें लेके नहीं आया है। ऐसा लगता है कि या तो यहाँ ज़्यादा शिकायतें नहीं है या फिर लोगों तक वो बात मैसेज जो है पूर्णतः पहुँचा नहीं है। शहर के चौतरफा विकास में जन भागीदारी क्यों जरूरी है, इस विषय पर शहर के बुद्धिजीवियों ने अपने मत रखे। बैठक में खासतौर पर निगम की दृढ़मूल कार्यप्रणाली पर भी नगर स्वराज अभियान के सदस्यों ने गहन विचार किया। बुधवार को नौलखा स्थित विसर्जन आश्रम में नगर स्वराज अभियान के तहत शहर के हित में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे। मेरा ये कहना है कि जहाँ भी अपन जिस पिछली बार अपन ने बनाया था और बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, उन लोगों को खुद से बुलाएंगे और जो आप जो बना सकते हैं, जैसे मैं नहीं बना सकती, ये बना सकते, ये बना सकते हैं, वो मोहल्ला समिति बनाए। अपन ने वो वार्ड कमेटी है, वो क्या आपने नाम दिया था, वो कमेटी बना ली, अपन ऊपर से घेरेंगे। नगर स्वराज अभियान के तहत समिति शहर के विकास के लिए मॉडल मोहल्ला बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाएगी। आज हम लोग उसी के लिए बैठे थे कि किस तरीके से हम नगर स्वराज अभियान को इस शहर में चलाएं, ताकि इस शहर में हर व्यक्ति जो रहता है, जो किसी भी मोहल्ले का सदस्य है, वो भी इस शहर के विकास गतिविधियों का संवाहक बने, भागीदार बने और उसको ये लगे कि ये शहर मेरा है, इस शहर के प्रति मेरा कोई दायित्व है और इस शहर का मालिक मैं हूँ। उस पर बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे थे। गौरतलब है कि सरकार ने मध्य प्रदेश मोहल्ला गठन अधिनियम बना तो दिया है, लेकिन फिर भी निगम शहर में विकास कार्य नहीं कर रहा है।
बहुचर्चित पप्पू भागीरथ हत्याकांड में आरोपी सेंट्रल जेल के तत्कालीन अधीक्षक लालजी मिश्रा के खिलाफ सुनवाई टल गई है। मिश्रा के वकील ने अपनी बीमारी का प्रमाण पत्र लगाकर तारीख आगे बढ़वा ली। पप्पू भागीरथ हत्याकांड में प्रमुख आरोपी लालजी मिश्रा मामले को लंबा खींचने के लिए नित नए जतन कर रहे हैं। मामले में बुधवार को सुनवाई होना थी, लेकिन लालजी मिश्रा के वकील सुरेंद्र त्रिपाठी की बीमारी की अर्जी की वजह से मामले की सुनवाई 10 दिन के लिए टल गई। मामले में फरियादी के वकील सोहन लाल नागर ने इस अर्जी पर आपत्ति लगाते हुए कहा कि वकील ने मामले की सुनवाई टालने के लिए झूठा सर्टिफिकेट दिया है। हाँ, मैं दे सकता हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट मैं तो हूँ, मैं दे सकता, ये थोड़ी दे सकता। ये सर्टिफिकेट दे दिया गया, 30 तारीख से हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और अभी भी बीमार है। 9 तारीख लगी, मैंने कहा मैं 2 दिन तो मैं आनी 9 तारीख उनको आपत्ति लगी, तो सब गलत झूठा। गौरतलब है कि माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 17 जुलाई 2011 को तत्कालीन जेल अधीक्षक इंदौर लालजी मिश्रा के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें मिश्रा का गिरफ्तारी वारंट 7 फरवरी 2012 को जारी हुआ था। श्री जहांगीर गौड़ ब्राह्मण समाज पंचायत द्वारा बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के कई लोगों ने रक्तदान किया। दादा धाम भक्त परिवार के प्रणेता नरेंद्र दादा के जन्म दिवस पर जहांगीर ब्राह्मण समाज द्वारा तोपखाना स्थित समाज की धर्मशाला पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में समाज के अनेक लोगों ने अपना रक्तदान कर पुण्य लाभ कमाया। समाज के लोगों से प्राप्त रक्त एमवाय अस्पताल की ब्लड बैंक को दान किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर जन सामान्य को विभिन्न ब्लड ग्रुप आसानी से उपलब्ध हो सके। कथक कला को सहेजने और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के मकसद से समूचे प्रदेश से इंदौर की 4 छात्राओं को भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा स्कॉलरशिप दी गई। स्कॉलरशिप लेने वाली छात्राओं का मानना है कि मौजूदा दौर में राज्य सरकार को चाहिए कि वो पारंपरिक नृत्य को बढ़ावा देने के मकसद से छात्र को प्रोत्साहन दे। कथक शास्त्रीय नृत्य में अहम जगह रखने वाले इस नृत्य को प्रोत्साहन देने के लिए 4 छात्राओं को स्कॉलरशिप दी गई। भारत सरकार के नागपुर स्थित दक्षिण मध्य क्षेत्र पारंपरिक केंद्र द्वारा इंदौर की शोभा उर्वशी, विपाशा व रुचा को प्रदेश स्तर पर छात्रवृत्ति दी गई है। इसके तहत प्रति माह प्रति छात्रा को 1000, संगीतकार को 2500 व गुरु को 5000 योजना फल दिया जाएगा। हालांकि स्कॉलरशिप लेने वाली छात्र रुचा ने शास्त्रीय नृत्य के प्रति कम होती जा रही रुचि के प्रति सरकार की इच्छा शक्ति में कमी का कारण बताया। ये टीचिंग प्रोफेशन मैं नहीं मानती कुछ होता है, ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत रहकर ही सीखने जैसी चीज़ है। जो गुरु दिन भर करता है उसमें से कब आपको क्या चीज़ मिल जाए यू कांट से। और वो स्कूल में रहकर कि हम कर रहे हैं 7 से 12 वाली स्कूल में, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जो इस तरह की स्कॉलरशिप्स बढ़ानी चाहिए, कुछ इस तरह के आई मीन हॉस्टल्स बनाने चाहिए, जिस तरह IIT के लिए IIM के लिए है। इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज दैट कोर्सेस। इवन आई एम द वन सफरिंग फ्रॉम द, मैं आज बचपन से नहीं सीख पाई थी क्योंकि मेरे माँ बाप का भी यही कहना था कि क्या फ्यूचर है, कहाँ से पैसा मिलेगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। बट मैं पैशनेट थी तो मैं आई इस फील्ड में। बट सिर्फ पैशन से काम नहीं होता ना। इस मौके पर कथक गुरु सविता गोडबोले ने बताया कि जिन छात्राओं को ये छात्रवृत्ति दी जा रही है वे अपना पूरा जीवन कथक सीखने व सिखाने में लगाएंगे। आइए अब देखते हैं न्यूज फास्ट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि बुधवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर शहर कांग्रेस द्वारा तिलक प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कांग्रेस ने पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धा के साथ याद किया और महान स्वतंत्रता सेनानी बताया। इस मौके पर पूर्व मंत्री राधाकिशन मालवीय, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन, कृपाशंकर शुक्ल और प्रवक्ता राजेश चौकसी सहित अन्य नेता मौजूद थे। सप्ताह में 3 दिन चलने वाली इंदौर जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस अब सागर एवं मुगावली स्टेशन के मध्य स्थित मालखेड़ी स्टेशन पर भी रुकेगी। यात्रियों की मांग और उनकी सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने मालखेड़ी स्टेशन पर ट्रेन का नया अस्थायी स्टॉपेज बनाने का निर्णय लिया है। हाल फिलहाल ठहराव की व्यवस्था 15 जनवरी 2013 तक के लिए की गई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में सीईटी के जरिए प्रवेश के लिए खाली रह गई सीटों के लिए फिर से आवेदन बुलाए जाएंगे। प्रवेश के लिए नए स्टूडेंट को भी मौका दिया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को आयोजित विभागाध्यक्षों की बैठक में लिया गया। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 6 से 9 अगस्त निर्धारित की गई है। सीट आवंटन के लिए काउंसलिंग 13 और 14 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि इस साल करीब
1250 सीटी की सीटें खाली रह गई है। इसे भरने के लिए विश्वविद्यालय ने नए सिरे से आवेदन बुलाने का निर्णय लिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BTV न्यूज के साथ। नमस्कार। विधायक गुप्ता प्रकरण में पुलिस का यू टर्न, आईजी का बयान, गुप्ता को दी क्लीन चिट, माना हुई द्वेषपूर्ण कार्रवाई। विधायक सुदर्शन गुप्ता के समर्थन में साधु संतों ने पकड़ा मैदान, मलारगंज थाने का किया घेराव। गुप्ता के खिलाफ प्रकरण वापस लेने में जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की मांग, अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने का भी किया प्रयास। रक्षाबंधन का उत्साह चरम पर, बाजारों में उमड़ी भीड़, बहनें कर रही राखी और मिठाई की खरीदारी तो भाई भी तलाश रहे बहनों के लिए उपयोगी गिफ्ट आइटम। पीपली बाजार में धमाके के साथ उड़ी डीपी, 2 वाहन जलकर हुए खाक, क्षेत्र में मची अफरा तफरी, व्यापारियों की तत्परता से बड़ा हादसा टला। और सिंधिया सहित एमपीसी की 20 सदस्यों की सदस्यता शून्य होने के मामले ने पकड़ा तूल। एमपीसी के पदाधिकारियों ने साधा मंत्री विजय वर्गीय पर निशाना, कहा मामला गंदी राजनीति से प्रेरित।